हेलो एमएस, आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिजिक्स के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम को पढ़ने के लिए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इससे पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना कैसे, चीज़ों को कैसे उनका मतलब कोई भी बॉडी है जो सिस्टम के अंदर है तो आइसोलेट करके हम कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे और कैसे जानेंगे कि उसके अंदर किस टाइप का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गया इसलिए हम पीछे चले जाते हैं, आधे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पे लिखा था कि ऐसे सर एक बॉक्स है जिसका मास क्या है, m है, जो बहुत भारी बॉक्स है और वो धरती पे रखा गया है। ये क्या कहलाता है? सरफेस इसको बोलते हैं। जब भी आपको ऐसे इस तरीके से साइनिंग नज़र आए या इस तरीके से सिंबल नज़र आए तो आपको पकड़ लेना है कि ये क्या है, सरफेस है। ठीक है भैया, वो तो सनी देओल भैया एकदम खतरनाक, उनको देखने के बाद तो फिर अजब फील आ जा रहा है। चलिए देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे देखूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? सर इस सिस्टम को हम सबसे पहले पॉइंट मास मान लेते हैं। मान लिया कि ये पॉइंट में आ गया, इसका मास क्या है, m। अब कोई भी मास m की बॉडी हो और कहीं पे रखा हो भाई धरती में, या तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना, 100% श्योर है। इसका मतलब इसे m मास के ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा होगा, धरती में या नीचे की ओर खींच रही होंगी। 100% श्योर है, बिल्कुल। तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग fg से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यानी fg लग रहा होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए। अब चूंकि हम लोगों ने एक बात और पढ़ी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रखा है तो वो सरफेस को दबाएगा, तो यानी ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर अपना फोर्स लगाएगा, तो ये सरफेस अपने आप को बचाने के लिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रखा होता है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने वजन के कारण इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, मतलब अपने वजन के बराबर इस पर दबाव लगाएगा। दबाव का मतलब फोर्स लगाएगा, तो फोर्स के कारण ये क्या होगा, दबेगा ना। लेकिन ये दबने से पहले क्या करेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहेगा, ये भी नहीं लाना चाहेगा, ये भी क्या करेगा, उल्टा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। भाई देखो, जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा गया तो सरफेस क्या डाउन हुई है, नहीं, इसका मतलब इस सरफेस ने भी इसके ऊपर क्या किया है, फोर्स लगाया है बात समझ में। तो वो जो फोर्स है वो किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसको किधर की ओर दबाएगा, नीचे की ओर, है ना। तो ये सरफेस इसको किधर की ओर उठाएगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स रहेगा, नॉर्मल फोर्स, है कि नहीं है। अब इस नॉर्मल फोर्स के कारण ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको नजर आएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस, एक नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कोई और फोर्स है, क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं होगा, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है सर। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा है, इसलिए कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा। क्या कोई और फोर्स एज्यूम करिए, कोई फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा क्या, टेंशन फोर्स नहीं लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि ये ब्लॉक कहीं स्ट्रिंग के थ्रू थोड़ी चल रहा है, या कहीं स्ट्रिंग ने इसको पकड़ के रखा है, रस्सी के सहारे है क्या ये, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे केवल और केवल कितने फोर्स होंगे, दो। तो पहले का आंसर बड़ा इजी था, पहले बड़ा अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम था, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब क्या हुआ था कि एक सरफेस था, इस सरफेस को देखेंगे, इस सरफेस पे वही वाला ब्लॉक रखा था m मास का, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक और m मास का ब्लॉक रख दिया। मान लो ये m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 रख दिया। अब मैं बारी बारी दोनों का क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, चूंकि ये दोनों मिलके एक सिस्टम हो गए हैं। अच्छा हाँ, एक कम और हुआ था कि इधर की ओर एक फोर्स भी लग रहा था। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा दिक्कत हो जाएगी। समझिएगा बात को। यहाँ पे देखेंगे अगर हम M1 को, तो M1 अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस M1 के ऊपर देखते कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यही तो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा M1 है, मास है, तो इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रही होंगी, धरती मैया, यानी क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, M1G, है कि नहीं है, बिल्कुल M1G, सिंपल बिल्कुल सर। अच्छा दूसरा और फोर्स देखो, दूसरा चूंकि ये M1 सरफेस पे रखा गया है, तो सरफेस पे रखा गया है तो ये सरफेस भी इसको कहाँ की ओर, अभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा गया, m मास का ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा गया, तो सरफेस उसके ऊपर 100% क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये क्या करेगी, इसके ऊपर जो सरफेस होगी
वो भी क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी और वो क्या होगी, नॉर्मल फोर्स, और वो कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर। धरती मैया तो हमेशा नीचे की ओर, लेकिन सरफेस हमेशा ऊपर की ओर। 2000% क्लियर है? बिल्कुल सर। ये तो हम लोगों ने बेसिक इसका समझ लिया, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एक फोर्स इसके ऊपर और लग रहा है, एक फोर्स और लग रहा है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे तो डायरेक्शन भी दिखा दी गई है, इसका मतलब M1 ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है इस डायरेक्शन में, लग रहा है। सिंपल सर। अच्छा, एक बात, दूसरी बात और समझो यार, ये M2 भी तो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो यार ये M2 भी तो इसको दबाएगा, यानी ये M2 भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर M2 भी लगाएगा। सर M2 कितना लगाएगा? तो M2 का जितना मास होगा उतना ही तो लगाएगा, यानी जितना उसको पृथ्वी खींचेगी उतना खिंचाव इसके ऊपर आएगा, यानी M2 के ऊपर अपने वेट के बराबर, मतलब M2 क्या करेगा, इस M1 के ऊपर अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, है ना? तो M2 का अगर मैं वेट देखूं, वेट, तो वेट ही क्या होता है मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके वेट के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस M2 के ऊपर, सॉरी M1 के ऊपर ये M2 अपने वेट का लगाएगा, और M2 अपने वेट का लगाने का मतलब M2G लगेगा इसके ऊपर, M1 के ऊपर ही नीचे की ओर, क्योंकि M2 अपने वेट के बराबर इसको दबाएगा, दबाने का मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, अपने भार के बराबर, और भार कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, M2G। M2 का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें यानी कितना लग रहा है, तो M2G है कि नहीं है? बहुत बेसिक फंडा। धरती में लगाएंगी, सरफेस पे रखा है, नॉर्मल लगा दिया, ये, और ये ऑलरेडी दिख रहा है ये फोर्स लगाएगा, और दूसरा ये इसको दबा रहा होगा, तो कितना दबा रहा होगा, अपने भार के बराबर, भार का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यानी इधर दो फोर्स लग रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हाँ एकदम फ्रिक्शन को मैं लेके आ रहा हूँ। मान लो ये F फोर्स लगा हुआ है, F फोर्स लगा हुआ है, तो 100% ये क्या करा रहा होगा, बॉडी को इधर मोशन करा रहा होगा, और मोशन कराने का मतलब ये रही सरफेस, और इस सरफेस के अगेंस्ट जा रहा है, सरफेस चाहिए कि रुके रहो। अच्छा, एक बात और समझना, फोर्स तो ऊपर भी लगी है ना, लेकिन ऊपर वाले फोर्स में हम क्यों नहीं फ्रिक्शन लेते हैं? सर ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स से हमारा, सॉरी ऊपर वाले फोर्स से अगर मैं मान लो ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ ब्लॉक्स को, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन सरफेस से क्या हो रहा है, टूट जाएगा ना, फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पे जब मैं इधर की ओर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि सरफेस पे इसको चलना है कि नहीं, इसी सरफेस पे तो चलेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से। जब ये सरफेस पे चलेगा तो सरफेस कहेगी नहीं, हम रुके हैं तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, रुके रहना पड़ेगा। और ये क्यों कर पाती है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक फोर्स है, इसी पावर के थ्रू कर रही है। वो फोर्स की पावर है, कौन सी पावर है, फोर्स की, फ्रिक्शन नाम के फोर्स की पावर है इसके पास, और ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यानी इस M1 ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, है ना, और वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे आप FR लिख सकते हो, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये इधर वाला फोर्स, क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं इस पे देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स इधर की ओर लगाया है, बॉक्स जाना चाहता है इधर, फ्रिक्शन क्या करना है, चलो इधर, ठीक है, तो ऐसे कहानी चलेगी इधर, यानी ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा फोर्स, क्लियर है? बिल्कुल, ये कहानी तो क्लियर हो गई सर, हम लोगों ने समझ भी लिया कि इस M1 मास पे देखा जाए तो बहुत आफत है, चारों ओर से आफत है, चारों ओर से फोर्सेस लगे हुए है ना। लेकिन फिर भी ये जो ब्लॉक है अभी फिलहाल के लिए आपको क्या नजर आ रहा होगा। अच्छा ये बताओ, पहले ऊपर की ओर देखा जाए, पहले इसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर फोर्स देखा जाए, यानी FY देखा जाए, तो FY के अंदर सर दो फोर्सेस नहीं, तीन फोर्सेस हैं, एक तो ये दोनों और एक तो ये दोनों नीचे की ओर जा रहा है और वो ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मैं नीचे वाले को पॉजिटिव मानूंगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या ऊपर वाले को पॉजिटिव मानूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि ये ऐसा नहीं कि उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है, इसका मतलब FY जो है यानी सिग्मा FY इज इक्वल टू क्या है, 0 है। भाई ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों के ऊपर, मतलब ये जो फोर्सेस हैं, यानी जो ऊपर वाई डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस है सब के सब क्या है, 0 है। और FY 0 होने का अर्थ ही क्या है, सिंपल मतलब ये है कि इस N1 ने इन दोनों को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, यानी जो N1 है वो बराबर हो गया है M1G प्लस M2G के, हाँ या ना, बिल्कुल। तभी तो भाई इस N1 ने, मतलब भाई दोनों मिलकर नीचे खींच रहे थे, तो जितना ही नीचे खींच रहे थे उसके बराबर ही क्या कर ले रहा था, ऊपर खींच रहा था। मान लीजिए आप रस्सी पकड़ते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ये रस्सी है और रस्सी के इस साइड कई लोग हैं,
कई लोग हैं, इधर से भी, और इधर भी कई लोग हैं, और मान लीजिए ये इसका एक पॉइंट है, मतलब ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है, तो इधर से भी लोग खींच रहे हैं, इधर से भी लोग खींच रहे हैं, और रस्सी का ये रेफरेंस पॉइंट जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स है ना, बैलेंस फोर्स है ना, इसका मतलब इन तीनों ने मिलकर इन तीनों के बराबर फोर्स लगाया हुआ है, तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी। ऐसे सेम टू सेम इस N1 ने मिलकर इन दोनों के बराबर लगाया है, तो इसका मतलब N1 बराबर हो गया इन दोनों के फोर्सेस के बराबर, ठीक है। बाकी ये जो मेरा फोर्स है F, वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के। अगर क्या हो रहा होगा, अगर बॉडी किस तरह चल रही होगी, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक लिमिट तक काम करता है। जब एक ऑब्जेक्ट को आप खींचते हो तो शुरुआत में थोड़ा फोर्स लगाओगे नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उधर खींचे रहेगा, नहीं हम नहीं जाने देंगे, फिर और खींचोगे, फ्रिक्शन फिर कहेगा हम नहीं जाने देंगे, फिर और खींचोगे, फ्रिक्शन फिर कहेगा हम नहीं जाने देंगे, कब तक नहीं जाने दोगे भैया। फिर हमने थोड़ा और फोर्स लगाया, अब चलना स्टार्ट हो गया बॉडी, अब फ्रिक्शन पूरा जान लगा दिया, फ्रिक्शन इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, इससे ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता, एक लिमिट तक फ्रिक्शन क्या करता है, विरोध करता है, तो उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद जब चलना स्टार्ट कर देता है तो फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन, तब धीरे फ्रिक्शन हो जाता है, यानी फ्रिक्शन तब क्या हो जाता है, कम, तब उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तब उसके ऊपर लगता है फ्रिक्शन, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। समझ पा रहे हैं, वो सब फ्रिक्शन के अंदर देखा जाएगा। फिलहाल में इतनी कहानी आपको समझने के लिए काफ़ी है। क्लियर है सर, M1 का तो हो गया, M2 को क्यों अलग कर रहे हैं, M2 भी तो यहाँ पे है सिस्टम के अंदर, तो M2 का भी हम लोग क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए M2 का बनाए अगर हम लोग, तो M2 का यहाँ पे देखेंगे, ये M2 को मैंने पॉइंट मास मान लिया है, ये रहा M2। अब M2 है तो सिंपल बात है कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, धरती मैया खींचेंगे इसको, धरती मैया किधर की ओर खींचेंगी, नीचे की ओर, यानी ये क्या हो जाएगा M2G, नीचे की ओर हो गया। और ये इस ब्लॉक के ऊपर रखा है, ध्यान देना, सरफेस के ऊपर नहीं रखा है, सरफेस नहीं लगाएगा, ये ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा, कौन, M1, क्योंकि ये M2 M1 के ऊपर रखा है तो M2 M1 को दबा रहा होगा, M2 M1 को क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा। लेकिन ये जो M1 है वो क्या करेगा, उस M2 को ऊपर की ओर धक्का दिया होगा, यानी ऊपर की ओर क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा ताकि वो उसके ऊपर रह पाए, ठीक है। तो यानी M2 के ऊपर ये M1 क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, और कितना लगा रहा होगा, सिंपल, वो भी एक नॉर्मल की तरह ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रखी गई है, तो यहाँ भी एक नॉर्मल ही फोर्स होगी, ठीक है ना। भाई ये इसको दबा रहा है ना, तो इसने दबाव के रेफरेंस में ना इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो यानी ये नॉर्मल ही फोर्स तो हो गई। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को दबा रहा है अपने भार के कारण, तो वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है या नीचे वाली सरफेस है उसको अपने बचाव के लिए क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो क्या हो गया आपका, नॉर्मल फोर्स हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। क्लियर है। अब एक चीज़ और समझना, बड़ा क्रिटिकल नहीं है, बड़ा इजी है, लेकिन अच्छे से समझना। मान लो इसके ऊपर F फोर्स लगा रहे हो तुम, F फोर्स लगा रहे हो इधर की ओर, F फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाएगा, तो ये रहेगा रेस्ट में, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन जब ये फोर्स लगेगा तो ये चलना स्टार्ट करेगा, तो ये भी चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये चलना चाहेगा नहीं, ये कहाँ रहना चाहेगा सर, ये अपने पोजीशन में रहना ही चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है कि भैया तुमने फोर्स किस पे लगाया है, M1 पे, M1 चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन M2 जाना चाहेगा। आप याद करिए, इसके विषय में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था, कि हम लोगों ने देखा था कि चद्दर है, ऐसे मेज है और मेज के ऊपर चद्दर रखी गई है ऐसे, और चद्दर के ऊपर बहुत सारे सामान रखे गए हैं। हम लोग क्या करें, एक झटके के अंदर चद्दर को खींचे, आप बहुत बार सुने होंगे या बहुत बार देखे होंगे रील्स के अंदर, जैसे चद्दर को खींचेंगे तो चद्दर बाहर आता है, लेकिन वो सामान वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन उसके लिए फोर्स क्या होनी चाहिए, बहुत क्विक होनी चाहिए, है ना। आप देखिएगा रील्स के अंदर ये सब आपको नजर आएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या होता है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो इनर्शिया के कारण वहीं पे रुके रहेंगे। अब मान लो मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसको भी चलना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन ये चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो किधर की ओर चाहेगा, मतलब हम इधर की ओर लेके जाना चाहेंगे तो विरोध किधर की होगा, भाई विरोध उसके डायरेक्शन में नहीं होगा। विरोध का मतलब है कि अगर ये हमको इधर लेके जाना था, हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे, यही तो होता है विरोध, अपोजिट काम करना। तो इसका मतलब ये M2 जो होगा इसके सरफेस पे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन लगाएगा, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। तो ये M2 के द्वारा फ्रिक्शन लगाया जाएगा, समझ में आया ना, M2 के द्वारा ये फ्रिक्शन लगाया जाएगा। क्लियर है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस पर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो 3 फोर्सेस होंगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप लोग इधर भी समझ लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो बैलेंस है, सर ये ऊपर नीचे बैलेंस है, लेकिन इधर तो अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस कहाँ से हो रहा है, जब इधर फोर्स लग रहा है तब, जब इधर फोर्स नहीं लगाओगे तो फिर ये फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। ये अभी भी स्टेबल है, ये अभी भी क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये फोर्स के बराबर ही कहानी चल रही है ना,
देखो ये इधर खींच रहा है तो इसके विरोध में ये लेके आ रहा है, हमको लग रहा है कि इसके ऊपर अनस्टेबल है, मतलब ये अनबैलेंस है, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में बैलेंस है, क्योंकि जब ये चलेगा तभी ये लगाएगा। ठीक है, नहीं चल रहा है तो नहीं लगाएगा। भाई ये चल ही नहीं रहा होगा, फिलहाल में लग ही रहा है हमको, नहीं चल रहा है, अगर चल रहा होता तो बात ही अलग होती। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ें, अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, और वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक था ऐसे, और ये बड़ा सा ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ था, और इस बड़े से ब्लॉक के ऊपर या सॉरी बगल में एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया था। तो ये मान लो M1 है, ये M2 है, और इधर से एक फोर्स लगाई जा रही है, यही था। चलो M1 का बनाते हैं, ये रहा M1 के जगह पे तुम चले जाओ। अब M1 इस सरफेस पे है, यानी मैं सरफेस पे खड़ा हूँ, तो सरफेस ने मेरे ऊपर सबसे पहले क्या लगाया होगा, नॉर्मल फोर्स। तो मैंने मान लिया क्या है N1। मैं खड़ा हूँ धरती पे, तो धरती में मेरे ऊपर फोर्स लगा ही रही होंगी, है ना, तो वो क्या लगा रही होंगी, M1G लग गया, ये दोनों। अच्छा मेरे ऊपर और भी फोर्सेस लग रहे हैं सर, कौन से, सर ये M2 मुझे दबा रहा है, M2 क्या कर रहा है, मुझे दबा रहा है। मैं यहाँ पे हूँ और मुझे मेरे पीछे M2 खड़ा है, M2 मुझे दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, यानी M2 का भी फोर्स तो लगा हुआ है मेरे ऊपर, है ना। ये M2 कैसा है सर, एक सरफेस दूसरे सरफेस को दबा रही है, तो क्या है, ये नॉर्मल फोर्स तो है, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ये N2 है ना। और N2 किसके बराबर होगा, सर ये N2 तो होगा ही होगा, ये नहीं अपने मास के बराबर। लेकिन ध्यान से समझना, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे सिंपल समझो, बहुत बेसिक लॉजिक है, इसके बगल में मैंने सटा के एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एकदम टचेबल है, तो क्या इसको धक्का दे रहा होगा, यही समझाना है मुझे। एक ऑब्जेक्ट है यार, मेरी बात समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, एक ऑब्जेक्ट ये है, और इस ऑब्जेक्ट से टच करा के मैंने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। मेरा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट इसको धक्का दे रहा होगा, ये इसको दबा रहा है, कहाँ दबा रहा है, ये M2 इसको दबा रहा है, कहाँ दबा रहा है, ये M2 इसलिए दबा रहा है क्योंकि ये फोर्स आया समझ में, ये फोर्स के कारण ही इसको दबा रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे रखा हूँ, दोनों है, दोनों इंक है, मैंने क्या कर दिया, इधर से मान लो ये रिजिड बनाने के लिए इधर ऐसे कर दिया, रोक दिया। अब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तब नहीं दबाएगा, तब नहीं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना मैं इस उंगली से दे रहा हूँ उतना ही फोर्स तो इसके ऊपर लग रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बगल में मैंने इसको रख दिया, ये इसको दबा रहा है नहीं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो जितना फोर्स लगाऊंगा ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। यहाँ पे वही हो रहा है, ये इसको दबा नहीं रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये फोर्स जो लग रहा है इस फोर्स के बराबर इस M1 पे जा रहा है, ठीक है ना, दबाया नहीं जा रहा है। पहली बात तो याद रखेंगे, यानी यहाँ पे N2 नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वही फोर्स इसके ऊपर जाके लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये हो गई, यानी M1 का ये कहानी बनेगा। अच्छा अब M2 की बात करूँ तो M2 भी धरती पे है, तो धरती पर मतलब क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके साथ साथ क्या होगा, चूंकि ये सरफेस पे रखा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 होगा। अब ध्यान से देखना, एक तो इसके ऊपर F फोर्स लगी रहा है, तो जब इसके ऊपर F फोर्स लगेगा तो ये F फोर्स के कारण क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशराइज करेगा, तो ये अपने विरोध के कारण M2 ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ध्यान देना, M1 पे इस फोर्स के कारण इस पे लग रहा था, M2 ने इस M1 को इसलिए दबाया क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा था, इस फोर्स के कारण ये बेचारा इसको मजबूरन धक्का दे रहा था, है ना। तो इसके ऊपर कितना फोर्स जा रहा था, तो इसके ऊपर उतना ही फोर्स जा रहा था जितना लगाया गया था। अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तो ये दबाएगा थोड़ी ना इसको, ये नहीं दबा रहा है, लेकिन वो तभी दबाते हुए नजर आएगा जब ये फोर्स होगा। ठीक है, तो M1 के ऊपर F फोर्स फील हो रहा था, लेकिन जब M2 दबा रहा है M1 को, तो 100% M1 क्या करेगा, M2 को धक्का देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर क्या आए, विरोध आए, चाहेगा ये आगे नहीं जाना चाहेगा, ये इस फोर्स का विरोध करेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में तो विरोध इस डायरेक्शन में होगा, सिंपल। तो यानी ये क्या करेगा, ये इसको दबाएगा, यानी इसके ऊपर अपोजिट में फोर्स लगाएगा। समझ आई बात, ये किसके द्वारा होगा, F यानी फोर्स बाई M1, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फोर्स बाई M1, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख सकता था फोर्स बाई M2, और वो M2 फोर्स ये वाली होगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम डीप में मैंने घुसा के आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, है ना, बिल्कुल सर। अब इस तरीके से और भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ।
जैसे मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, तो हम लोगों ने नॉर्मल प्लेन बहुत ले लिया, अब इंक्लाइंड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है। m मास मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल में 10 kg का है, थोड़ा सा मज़ा आएगा कैलकुलेशन में भी। 10 kg का है और ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। थीटा मतलब मैं मान लेता हूँ 45 नहीं 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर है। 30 डिग्री पर है। तो अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री पर है तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे लग रहे फोर्सेस का आप क्या बना दो? फ्री बॉडी डायग्राम। इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री पर है और इस 30 डिग्री पर इन प्लेन पे 10 kg का ब्लॉक रखा गया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 kg पर लग रहे फोर्सेस का क्या बना दो? फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी प्लेन इंक्लाइंड होगा तो वहाँ से 2 एक्सिस रिजॉल्व होती है। कितनी एक्सिस? 2। क्योंकि भाई हमको सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, हमको भी पता है कि यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम नॉर्मली 2 फोर्सेस तो अपने आप बना सकते हैं। ये 2 फोर्सेस कौन कौन सी होंगी भैया? तो पहला तो धरती में खींच रही हैं तो ये m1g मतलब mg होगा। mg का मतलब m का मान ऑलरेडी पता है 10, g का मान क्या होता है 10, 9.8 होता है। कैलकुलेशन के लिए हम 10 मान लेते हैं। तो 10 10 जा 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन के फोर्स के कारण धरती में इसको कहाँ खींच रही होंगी? नीचे की ओर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये सरफेस पे रखा है तो सरफेस इसको क्या कर रहा होगा? परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इसको दबा रहा होगा तो सरफेस दबाने के लिए इसको कहाँ भेजेगा? ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हमेशा मैंने बताया नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है यदि तो इस सरफेस के हमेशा कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? यही तो होगी, यही तो होगी। परपेंडिकुलर ही तो है, 90 डिग्री बना रहा नहीं बना रहा है सरफेस से। हो गया। अब मैं अगर देखूं इस तरीके से तो ये नॉर्मल फोर्स है और ये है, तो मैं अगर इस ब्लॉक का बनाऊं FBD तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये ऐसे होगा 100 न्यूटन और एक ऐसे होगा, होगा ना? होगा ना नॉर्मल। तो हम लोगों ने क्या सीखा है भैया कि कोई भी आप FBD बनाओ उसमें जो भी फोर्सेस हैं वो x और y डायरेक्शन में होने चाहिए। ये कौन सी डायरेक्शन आप लेके आए हो? क्या ये डायरेक्शन मतलब मानी जाएगी यहाँ पे? दी जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम में? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा? या तो इसका क्या करना पड़ेगा? x डायरेक्शन दिखाओ या तो y डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये तो ना x में है ना y में, ये तो बीचों बीच है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको x और y के अंदर तोड़ना पड़ेगा और यही हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और इसका मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए ही मैंने सिखाया है कि जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे 2 एक्सिस बनती हैं। एक तो पैरेलल बनती है किसके? हॉरिजॉन्टल के। एक एक्सिस कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी। और दूसरी एक्सिस कौन सी होगी? दूसरी एक्सिस प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगी। एक प्लेन के पैरेलल खींच दो और एक तो हॉरिजॉन्टल के, किसी के भी पैरेलल खींचो। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट खींच रहा हूँ मैं। जैसे देखना क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल खींचूंगा तो ऐसे ही तो पैरेलल होगी, हाँ या ना? इसके पैरेलल हो गई। अब अगर इसके पैरेलल हो गए तो जानते हो क्या नजर आएगा तुमको ये नजर आएगा कि ये एंगल जो गई है ये क्या कर रही है? इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। थीटा मतलब 30 डिग्री, जितना यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे। और जबकि जो mg है वो एकदम सीधा आया है 90 डिग्री पे। ठीक है। तो जब भी मैंने इससे पहले भी सिखाया कि जब मैं हॉरिजॉन्टल खींचूंगा तो नॉर्मल के कंपोनेंट निकलेंगे और जब मैं प्लेन के पैरेलल खींचूंगा तो mg के कंपोनेंट निकलेंगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के, भाई देखो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। अब इस हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अबाउट मुझे क्या दिख रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल 30 डिग्री पे बनाते हुए नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? 30 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसका मतलब इसी का तो होगा। जबकि ये वाला देखो mg जो है वो तो कैसा है भाई? सीधा है भाई, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री पे तो हम इसका रिजोल्यूशन निकालते ही नहीं है। रिजोल्यूशन करेंगे, तोड़ेंगे इसको? नहीं। टूटेगा कौन? जो थीटा डिग्री यानी 30 डिग्री बनाया है ना। तो चलो हम इसको तोड़ते हैं। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके कितने कंपोनेंट निकलेंगे? 2 कंपोनेंट। कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल और एक तो वर्टिकल। वर्टिकल मतलब एक तो एकदम ऐसे हो जाएगा वर्टिकल, और ये इधर झुका है तो इसका मतलब एक इधर हो जाएगा। और दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90। अब मैंने बताया जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ n cos थीटा, मतलब उसके साथ cos थीटा लेते हैं। और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता यानी वर्टिकल के साथ थीटा नहीं बन रहा है इसका मतलब इधर क्या ले लेंगे हम? n sin थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख दो भाई? एंगल तो हमको पता है ना 30 है तो यहाँ भी 30 लिख देंगे, यहाँ भी 30 लिख देंगे। लिख दिया, हो गया।
अब लिख दो n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू, अब यहाँ से समझ लोगे, देखो ये n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, mg के, क्योंकि ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब जो n साइन थीटा है 100% श्योर है कि वो किसके बराबर है भैया, n साइन थीटा mg के बराबर है। क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगा। देखो n ऐसे रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी लिखवा चुका हूँ। mg की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 100 न्यूटन है ना, 2 से 2 को उधर भेज दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगी 200 न्यूटन। इन नॉर्मल फोर्स कितना है 200 न्यूटन। तो यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 200 गुणे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 काट दो, कितना आ गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कहाँ की ओर लगा है, ऊपर की ओर, और 100 न्यूटन नीचे की ओर, इसीलिए ना ब्लॉक इधर जा रहा है ना इधर, क्योंकि Fy क्या है आपका 0, Fy क्या है आपका 0। अब ध्यान से देखना दूसरा फोर्स मेरे पास क्या है n cos 30, n cos 30 है ना, तो इधर की ओर n cos 30 है। n cos 30 का मतलब आप सिंपल समझ लो, n cos 30 का मतलब क्या होगा सर, n का मतलब यहाँ पे हो गया 200, cos 30 का मतलब √3/2, 2 से कट गया 100 हो गया, यानी कितना आ गया, ये हो गया 100 इंटू √3, √3 की वैल्यू रख दो तो 1.73 हो जाएगा। 1.73 में 100 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 173 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है 173 न्यूटन। इसलिए ब्लॉक किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर नीचे 100 न्यूटन है तो ऊपर भी 100 न्यूटन लग गया है, और उसके साथ साथ क्या मिल गया है, इस डायरेक्शन में हमको 173 न्यूटन, तो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या करेगा, मोशन करेगा। क्लियर है, अरे आना बोलो। तो हमको मिल गया, अब हम बना सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यस और नो। अब बना लो, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, चाहे मत मिटाओ, यहाँ पे ये रहा, ये क्या बोलते हैं ब्लॉक, जिसका मास क्या है 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर भी 100 न्यूटन लग रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 173 न्यूटन। क्लियर है, बना दिया नहीं बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम, इजीली बन गया। ऐसे ही करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप सबका कर लेंगे। आपको क्या किया जाएगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके चैनल क्या बोलते हैं ग्रुप के अंदर भेज दिए जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा एज अ होमवर्क। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स। समझ में आया भाई।